तो आज से हम 9th क्लास की मैथ को शुरू कर रहे हैं और इसको क्रमशः एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट किया है। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवाए थे वो आपको रिवीजन के तौर पर गणित में जो 4 चीजें होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब हमने पहले आपको करवाया था। ठीक है, अब हम आज से शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 से और आपको हर वीडियो में क्रमशः प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपकी प्रश्नावली में क्वेश्चन है उस तरीके से हम रोज, और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, वीडियो 20 से 30 मिनट का होगा। ज्यादा लंबा वीडियो ठीक नहीं होता, आप फिर पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाते। तो पहला प्रश्न है, इसमें आप अपनी बुक्स में क्वेश्चन देखिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है पहले प्रश्न में कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यहां भी एक शर्त होती है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान के चलो कि 2/3 हमने लिखा तो एक परिमेय संख्या है, 4/5 लिखा तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि हमने 4 अकेला लिखा है तब ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 माना जाएगा। भले ही 1 नहीं है लेकिन इसके बटे में क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। लेकिन यदि हमने लिख दिया कि 4/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में देखिए क्यू मतलब क्या है? हर 0 नहीं होना चाहिए। यदि किसी संख्या के अपोन में या बटे में 0 नहीं है तब तक तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन यदि किसी संख्या के बटे में 0 हो जाता है तब वो परिमेय संख्या नहीं है। यही बात शून्य पर भी लागू होती है। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है। देखिए, शून्य को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? जब हम शून्य अकेला लिखेंगे तो हर संख्या के बटे में 1 तो माना ही जाता है, होता ही है। तो शून्य के बटे में 0/1 होगा। मतलब यहाँ पर शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इस ऊपर की संख्या अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अंश तो जरूर 0 है लेकिन हर 0 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? Q बराबर नहीं है 0 के, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0। बस इतना करना है। शुरू के जो प्रश्न हैं प्रश्नावली 1.1 के, ये ज्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, और कुछ उसी तरह के क्वेश्चन हैं जो हमने पहले किए हैं, तो बस इसको इतना ही करेंगे। ठीक है, तो शून्य भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जो Q है, Q यहाँ कितना है? 1 है, और ये 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है। मतलब किसी संख्या के बटे में यदि 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, और बटे में 0 नहीं है मतलब वो परिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन हो गया ये। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्न दूसरा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है।
ज्ञात करो। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हमने, 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, और फार्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। यहां पर a बराबर मानते हैं 3 और b बराबर मान लेते हैं 4। अब पहली परिमेय संख्या इसके लिए फार्मूला होगा 1/2 a प्लस b। ये फार्मूला है, ये हर परिमेय संख्या को जब हम ज्ञात करेंगे वहां पर ये फार्मूला लागू होगा, 1/2 a प्लस b। अब देखिए पहली संख्या को हमने a माना था, दूसरी संख्या को हमने b माना था। अब यहाँ 1/2 तो रहेगा, ठीक है। a बराबर कितना लिखेंगे 3, b बराबर कितना लिखेंगे 4। अब 1/2 यहाँ देखिए कोष्टक लगा है तो अब यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ कितने हो जाएंगे 7। अब 7 का 1 में गुणा होगा तो पहली परिमेय संख्या कितनी आई 7/2। लेकिन हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। चलिए अब हम और आगे कुछ और संख्याएं निकालते हैं। ये तो हो गई पहली परिमेय संख्या। अब हम आगे के लिए क्या करेंगे, आगे के लिए जैसे जैसे हमें संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी हमारे संख्याएं लेने का जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा। जैसे अब दूसरी परिमेय संख्या निकालें, दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 a प्लस b। फिर वही फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं हो सकता। देखिए अब हम a और b में क्या ले लें, a बराबर हम 1 2 3 संख्याएं हो चुकी हैं हमारे पास, इनमें से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हम एक इस तरीके से करते हैं कि a बराबर तो इन दो पहली संख्याओं में से ले लें और b बराबर इसको ले लेते हैं। जैसे हमने a बराबर ले लिया 3 और b बराबर 7/2। हम चाहते तो a बराबर 4 भी ले सकते थे यहाँ के लिए a बराबर 3 था, लेकिन यहाँ पर a बराबर 4 ले सकते थे। दोनों में से किसी एक संख्या को चुनना था और हमने 3 को चुन लिया। अब देखिए इनके मान रखते हम यहाँ पर, तो 1/2 3। अब यहाँ पर b बराबर कितना है 7/2। तो अब देखिए यहाँ पर जो 3 है इसके बटे में 2 है, लेकिन इसके बटे में यहाँ कुछ नहीं दिया तो हम 1 मान लेते हैं कि इसके बटे में क्या आ गया 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे 1 और 2 का लेंगे लासा। 1 और 2 का लासा किस तरीके से लेते हैं, तो देखो लघुत्तम हम पहले आपको बता चुके हैं कि लासा किस तरीके से लिए जाते हैं। पहले हमने 10-15 दिन जो पढ़ाया है तो उस समय हमने आपको लासा वगैरह लेना भी बताया, गुणा भाग जोड़ना घटाना ये 10-15 दिन तक किया था। तो 1 और 2 का लासा कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा। अब 2 का गुणा करेंगे 3 में कितना होगा 6, और 1 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना होगा 7 ही आएगा। अब 1/2 6 और 7 कितने हो गए 13, और यहाँ बटे में कितने, चलो हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, अब ज्यादा नीचे नहीं लिख रहे हैं, जगह नहीं है वहां। तो इसको याद रखिए पहली परिमेय संख्या 7/2 है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। जिन लोगों को लिखना होता है तो वो बाद में लिखा करो, साथ में नहीं, अभी केवल समझते जाओ। एक बार देख लो वीडियो को, दूसरी बार क्या करो, यदि लिखाई करना है लिखना है तुम्हें तो तुम लिख सकते हो दूसरी बार, अभी तो केवल समझते जाओ। देखिए यहाँ पर 6 और 7 थे, कितने जो हो जाएंगे जुड़कर, इनके बीच में प्लस है तो जुड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे, इसको भी मिटा दो। 13/2। अब ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा, नीचे की संख्या का नीचे गुणा, तो अब ये संख्या कितनी आ गई 2 दूनी 4। तो दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई हमें 13/4। अब हमें तीसरी परिमेय संख्या निकालना है। फिर वही फार्मूला a प्लस b। अब देखिए a और b क्या मान है। अब हमें a और b लेने के लिए कई ऑप्शन मिल चुके हैं। जैसे शुरुआत में 3 और 4 थे,
हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, और जो 60/2 आया था उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 13/4 आया है, इसको हम भी मान लेंगे। कोई भी संख्या ले सकते हैं, सबके आंसर यहाँ अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसा हम करते जा रहे हैं यही इसका उत्तर है। तुम जैसी संख्याएं लेते जाओगे उस तरीके से परिमेय संख्याएं तुम्हें अलग अलग प्राप्त होती जाएंगी। तो जैसे मान के चलो कि अब हमने यहाँ पर ले लिया a बराबर 7/2। पहले आया था ना a बराबर 7/2, जो यहाँ हमने b लिया था। हम 3 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, 7/2 भी ले सकते हैं। कोई एक संख्या हमने ले ली 7/2, और b बराबर पिछली संख्या ले लो जो यहाँ 13/4 आए हैं, इसको ले लिया हमने b के बराबर। अब हम इसका मान रखेंगे इसमें। a बराबर हो गया कितना 7/2, b बराबर कितना है 13/4, 13/4। अब 2 और 4 का लेंगे लासा, तो 2 और 4 का लासा केवल 4 आएगा। किस तरीके से आएगा एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि जैसे हम 2 और 4 का लासा निकालेंगे तो 2 और 4 को इस तरीके से लिखेंगे। पहले कितने का भाग जाएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 का भाग जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग करेंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, फिर 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या प्राप्त हुई है हमें, 2 गुणित 2, यहां से ये प्राप्त हुए हैं तो 2 दूनी 4, 4 लासा हो गया इसका। तो इस तरीके से लासा लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 चौके 8 कर दिया, 8 इसका लासा आ गया। इस तरीके से हम निकालेंगे उसका एलसीएम। तो 2 और 4 का जो एलसीएम लिया वो कितना आया, 4 आया। अब देखिए जब इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी कुछ बच्चों के लिए क्लिष्ट लगती है। यहाँ जो बटे की संख्या है उसका भाग देंगे इसमें। 2 का भाग करेंगे हम 4 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का भाग हमने 4 में किया तो कितनी बार गया, 2 बार किया। तो 2 का गुणा करेंगे ऊपर की संख्या में, 7 दूनी कितनी, यहाँ कर देंगे 7 गुणित 2, ये कर दिया। अब इस 4 का भाग देंगे, क्या करना है हमें इसका, इस 4 का इस 4 में भाग देना है। भाग देंगे तो कितने बार जाए, कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और जब 1 प्राप्त होगा तो 1 का गुणा करेंगे हम ऊपर की संख्या में, तो 13 का गुणा करेंगे किसमें, 1 में। तो 1/2। अब यहाँ 7 दूनी कितने हो गए, 14, 13 एकम कितने हो गए, 13/4, 1/2, 14 और 13 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 27/4। अब 27 का 1 में गुणा करेंगे तो 27 एकम 27 और 4 दूनी 8। ये तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। लेकिन हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालना है, ठीक है। तो इसी तरीके से और आगे निकालते जाओ। चलो अब एक परिमेय संख्या और हम निकाल रहे हैं, मतलब 4 परिमेय संख्याएं हम निकाल के बता रहे हैं। अब बची 2 परिमेय संख्याएं आगे की, तो वो आप लोगों को स्वयं करना है, ठीक है। अभी एक और चौथी परिमेय संख्या हम निकाल के बता रहे हैं। तो तीसरी परिमेय संख्या में कितनी प्राप्त हो गई है, 27/8। अब हम चौथी परिमेय संख्या निकालते हैं। a प्लस बी। तो अब देखिए a बराबर, हम पिछली कोई भी संख्या ले लेते हैं। पिछली जैसे 3 और 4 ले सकते हैं, 7/2 ले सकते थे, 13/4 ले सकते हैं। कोई भी एक संख्या पिछली ले लो। जैसे मान के चलो हमने 13/4 ले लिया a,
और b बराबर ले लिया इस पिछली संख्या को 27/8। मतलब पिछली जितनी संख्याएं आई हैं उनमें से ही किसी संख्या को a मान लो, किसी दूसरी संख्या को b मान लेते हैं और इनके मान यहाँ पर रखते हैं। तो 1/2, a बराबर कितना है 13/4 और b बराबर कितना है 27/8। अब 4 और 8 का लासा लेंगे तो इसका लासा कितना आएगा 8। कैसे आएगा, चलो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि 4 और 8 का लासा 8 कैसे आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हर बार बताते जा रहे हैं, हर बार तुम भूलते जाओ। देखिए 4 और 8 का हम लासा इस तरीके से लेंगे। 4 और 8 को हमने इस तरीके से लिखा। पहले सबसे छोटी किस संख्या का भाग इसमें जा सकता है 2 का। तो चलो 2 का भाग दिया, 2 का 4 में भाग किया तो 2 दूनी 4। अब 2 का 8 में भाग करना है तो 2 चौके 8। अब किसका भाग जा सकता है, अभी भी हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 4 में देंगे तो 2 दूनी 4। अब 1 में तो जाएगा नहीं भाग, 2 एकम 2, भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई। ये 3 संख्याएं बची हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 2, इन तीनों का गुणा कर दो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 आया। और किस तरीके से आया, इस तरीके से आया। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब 4 का भाग देंगे 8 में। 4 का भाग अभी हमें किस में देना है 8 में देना है। तो 4 का भाग जब हम 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार भाग गया। तो इस 2 का गुणा करेंगे हम ऊपर की संख्या में तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। डायरेक्ट गुणा कर दिया हमने, वहां अलग अलग किया था। अब 8 का भाग 8 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 8 एकम 8। अब 8 एकम 8 एक बार भाग किया है हमने तो 1 का गुणा करेंगे 27 में तो 27 एकम 27। अब 26 और 27 को जोड़ देंगे तो 7 और 6 13, 2 2 4 और 1 5, 53। बट्टी में कितने हैं 8, 53 एकम 53 और 8 दूनी 16। तो ये आ गया चौथी परिमेय संख्या प्राप्त हुई हमें 53/16। अब इसी तरीके से आप 5वीं और 6वीं संख्या स्वयं ज्ञात करेंगे। ठीक है, और यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, कमेंट तो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ तो नहीं सकते, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिए। जो भी कमेंट करना है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम थी, आवाज में प्रॉब्लम है या यहाँ की लाइट में प्रॉब्लम है, जिस तरीके की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका प्रश्न तीसरा है, फिर वही बात है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे हमने इनको ज्ञात किया वैसा ही उसको ज्ञात करना है, कोई अलग बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे। यदि नहीं कर पाए, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम अगले वीडियो में फिर से ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आपको बता देंगे। यदि आप पे ना बने प्रश्न तीसरा कि 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, और जिन पे बन गया है तो वो भी बताएं कि बन गया, जिन पे नहीं बना वो भी बताएं कि नहीं बना। अब प्रश्न चौथा देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें सिर्फ ये नहीं बताना है चौथे क्वेश्चन में कि ये सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो क्यों है, और यदि असत्य है तो क्यों है, ये हमें दोनों ही चीजें बताना है। तो चलिए प्रश्न चौथा करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जितनी देखो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता? प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती और अनंत तक जाती। ठीक है, एक से शुरुआत कर दी, 1 2 3 4 और अनंत तक रहेगी। और पूर्ण संख्या क्या होती? 0 से स्टार्ट होती। तो जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत होगा। क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 2 3 है, लेकिन थोड़ा हम यहां देखें, 1 2 3 स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो ये गलत है, असत्य होगा, सत्य नहीं होगा, असत्य है। अब इसके रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में हम ये लिखेंगे क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ये इसका रीजन लिखेंगे। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, चौथे का ही। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या होते? पूर्णांक ये होते कि जैसे हमने 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, ऋण 2 लिखा, ऋण 4 लिखा या ऋण 6 लिखा, ये सब पूर्णांक हैं। तो देखिए, पूर्णांक तो 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती, 0 1 2 3 4, मतलब पूर्ण संख्या 0 से ऊपर ही होती है, 0 को मिलाकर, लेकिन 0 के नीचे नहीं होती। और पूर्णांक जो होते हैं ये 0 से ऊपर भी है और 0 के नीचे भी है। जैसे हम संख्या रेखा खींचे, यहाँ पर 0 है तो यहाँ की संख्या 1 2 3 ये प्लस में है, धनात्मक पूर्णांक है। और -1 -2 -3 ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखिए, यहाँ पूर्ण संख्या ये है, यहां से स्टार्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यहां से स्टार्ट है, प्राकृतिक संख्या यहां से स्टार्ट है, और पूर्णांक ये भी है और पूर्णांक ये भी है। तो ये जो दूसरा कथन है ये असत्य है। इसमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये गलत है। ये वाले पूर्णांक तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये वाले जो पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो दूसरा क्या है? असत्य है। तो दूसरे में हम क्या लिखेंगे? असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब लिखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, चौथे का ही तीसरा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत है। असत्य है, क्योंकि इसका इतना फल लिखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे 3/5 कर दें, तो देखिए 3/5 करेंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 0.6 आएगा। इस तरीके से आएगा जब हम इसका इसमें भाग करेंगे। तो 0.6 जो है वो क्या पूर्ण संख्या है? वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो 3/5 परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है।
मतलब ये सभी क्या है, असत्य हैं। तो ये प्रश्न चौथा था। तो इस तरीके से ये तीनों असत्य हैं और ये इसके रीजन है। अब कल हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 करेंगे। तो आज का वीडियो केवल इतना ही है, ठीक है। तो क्रमशः आपको रोज वीडियो प्राप्त होते जाएंगे, रोज नहीं तो कम से कम एक दिन के बाद में, क्योंकि ये रोज संभव नहीं होता कि हम वीडियो बना पाए, क्योंकि हमें 9th का भी बनाना है, फिर 10th का भी बनाना है, 11th की भी बनाना है, 12th की भी बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है कि जैसे हमने आज बनाया तो एक परसों, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम हर क्लास के हम रोज वीडियो बनाते जाएं। तो कम से कम हम 2 या 3 क्लासों के तो रोज बना ही देते हैं। चलिए, तो यहाँ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।